हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, यानी कि घोंगे में श्वसन तंत्र का वर्णन कैसे करते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5th है, मोलस्का टू हेमिकॉर्डेटा, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक्स जोलॉजी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। आज मैं आपको लिख के नहीं पढ़ाने वाला हूँ बिकॉज मेरे पास पीडीएफ फाइल है, लिखने का टाइम बच जाएगा। चलिए तो बेटा पाइला के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, दिख रहा है डायग्राम सर, बिल्कुल क्लियर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये बेटा पाइला का डायग्राम होता है, बस इसी में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना है। और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए बेटा एक बात तो तय है बिल्कुल, घोंगा आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। घोंगा आप सब लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ये पानी के अंदर भी पाया जाता है, कभी कभी ये सतह पे भी आ जाता है, कभी कभी ये जो बाहर होता है ना, जैसे रेता वगैरह होता है वहाँ भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब ये पानी के अंदर होता है तो सांस कैसे लेता है, और जब पानी के बाहर होता है तो सांस कैसे लेता है। कहने का मतलब ये है, घोंगा जो होता है वह उभयचर मोलास्क है, ठीक है। यानी कि जो जल और थल दोनों में रह सकता है, यानी कि घोंगा पानी के अंदर भी रह सकता है और घोंगा पानी के बाहर भी रह सकता है, जिसको आप पाइला बोलते हो। अच्छा सर, तो देखो मैंने पहली लाइन यही लिखी है कि इस लाइन पर फोकस करना आप ठीक से। पाइला एक उभयचर मोलास्क है जो जल तथा थल दोनों में रह सकता है, ठीक है। अतः इसमें जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। बहुत बढ़िया लाइन। तो मोलास्क जो होता है ना वो उभयचर होता है, ध्यान देना, यानी कि जो ये पाइला होता है वो उभयचर होता है, जो जल और थल दोनों में रह सकता है, जल और थल दोनों में रह सकता है। जब रह सकता है तो इसमें जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। अब इसमें 3 श्वसन अंग मुख्य होते हैं, 3 श्वसन अंग जो होते हैं मुख्य होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। देखो इसमें निम्न श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है टेनिडियम। क्या होता है? टेनिडियम, सी साइलेंट होता है, ठीक है। टेनिडियम होता है। अब सी साइलेंट होता है तो यार सी लगाने की जरूरत क्या थी, टेनिडियम। ध्यान देना, ये जो हमारा टेनिडियम होता है ये जलीय श्वसन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, और जो ये हमारा पल्मोनेरी होता है ना, पल्मोनेरी सैक, ये जो होता है वो वायवीय यानी कि स्थलीय श्वसन के लिए यूज़ होता है। 2 पॉइंट याद करो, ये वाला जो होता है ये सर जलीय के लिए यूज़ होता है, हाँ यार जलीय श्वसन के लिए, ठीक है। टेनिडियम का यूज़ करते हैं। और पुल्मोनेरी सैक जो होता है वो वायवीय श्वसन के लिए यानी कि स्थलीय श्वसन के लिए, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो है न्यूकल लोब्स, इसको आप न्यूचल भी बोल सकते हो, न्यूकल भी बोल सकते हो। मैं तो खैर न्यूकल बोलूँगा इसको। तो क्या बोलते हैं? न्यूकल लोब्स, ठीक है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट याद कर लो ठीक से कि श्वसन अंग जो होते हैं घोंगे में वो 3 मुख्य होते हैं। पहला कौन सा होता है? टेनिडियम। दूसरा कौन सा होता है? पल्मोनेरी सैक, ठीक है। और जो तुम्हारे पास तीसरा होता है वो होता है न्यूकल, ठीक है, न्यूकल लोब्स। हो गए यार। तो ये बताओ टेनिडियम किस काम में आता है? जलीय श्वसन के लिए। और पुल्मोरी यानी कि पुल्मोनेरी, ठीक है, पुल्मोनेरी सैक किस काम में आता है? वायवीय श्वसन के लिए या स्थलीय श्वसन के लिए, ठीक है। और बाकी हेल्प जो करता है वो न्यूकल लोब्स करते हैं। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो घोंगा क्या होता है? जल और थल दोनों में रह सकता है, जिसके कारण घोंगे में यानी कि पाइला में जलीय और स्थलीय श्वसन दोनों अंग पाए जाते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए इतना तो सीख गए हम। आगे बढ़ा दो, छोड़ना मत बिल्कुल भी। चलिए तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट मैंने पहले नंबर लिया। चलिए पहले इसका वर्णन कर दो, आप इसका वर्णन कर दो कि टेनिडियम क्या होता है। टेनिडियम क्या होता है? अरे यार इस सर टेनिडियम क्या होता है? अरे जल्दी बता दो। शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो फिर अच्छे भी आएंगे। क्यों? तो बेटा इसको पढ़ लो अच्छे दिन के लिए। आज के दिन से आपको लड़ना पड़ेगा, इन दिनों से आपको लड़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। तो टेनिडियम जो होता है ना, ध्यान देना, टेनिडियम देखो। अच्छा, टेनिडियम के बारे में मैं ना एक चीज़ बताऊँ आपको। पहले एक डायग्राम देख लो, उस डायग्राम से मैं समझा देता हूँ आपको। दिख रहा है ये? बस ये डायग्राम बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। आज मैंने वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया बिकॉज लिखना बहुत पड़ता, प्योर थ्योरी है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो देख रहे हो ना, ये होती है
टेनिडियल एक्सिस क्या होती है, टेनिडियल एक्सिस, समझ गए, ठीक है। ये जो होती है टेनिडियल एक्सिस होती है, और टेनिडियल एक्सिस पर जो आप ये देख रहे हो, टेनिडियल एक्सिस पर, ठीक है, एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में लेमेनी, इसका नाम होता है लेमेली, चलो लेमेली बोल दो, लेमेला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, झमेला बोल दो, झमेला नहीं है, झमेला नहीं बोलना, लेमेला या लेमेली, ठीक है। एक पंक्ति में लेमेली जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला, टेनिडियल एक्सिस होती है, ठीक है, जिस पर एक पंक्ति में, ठीक है, जिस पर एक पंक्ति में लेमेली, आप क्या नाम है, लेमेली जुड़े होते हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये लेमेली हैं, ये जो तुम देख रहे हो ये लेमेली हैं, और ये टेनिडियल एक्सिस है, ठीक है सर। ये 2 पॉइंट हम हमारे समझ में आ गए, याद हो गया। अब ज़्यादातर डिस्कस जो करना ना हमें इसी लेमेनी पे करना, क्योंकि यही जो होता है ना गिल लेमेनी, यानी कि गिल लेमेली बोला जाता है इसको, या मैं डायरेक्ट बोलूँगा लेमेला, ठीक है, लेमेला बोलूँगा इसको मैं, ठीक है। आगे चल के अभी फिलहाल 2 पॉइंट पे विशेष तौर पर आपने ध्यान दिया, एक ध्यान दिया काय पर, टेनिडियल एक्सिस, ठीक है, और टेनिडियल एक्सिस से क्या जुड़े हैं तुम्हारे पास, ठीक है, गिल लेमेली, ठीक है, जुड़े हुए हैं। अब ध्यान देना इस चीज़ पे, जो ये लेमेला होता है ना, या लेमेली या लेमेला एक ही चीज़ है। ये जो हमारा लेमेला होता है, क्या होता है बेटा, ये जो हमारा लेमेला होता है, ये मध्य में जो होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, मध्य में बड़े होते हैं, और ठीक है, दोनों ओर धीरे धीरे क्या होते हैं, घटते जाते हैं। मध्य में बड़े होते हैं और दोनों ओर धीरे धीरे यानी कि घटते जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लिखवाया। इनका जो आधार होता है ना, ये वाला जो आधार है, ये वाला आधार, यानी कि आधार भाग चौड़ा होता है, और जो सिरा होता है वो नुकीला होता है। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि मैंने क्या बोला कि यार टेनिडियल एक्सिस होती है, ठीक है, जिस पर एक पंक्ति में, ठीक है, गिल लेमेली जुड़े होते हैं, और जो ये लेमेला होता है ये मध्य में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और दोनों ओर धीरे धीरे क्या होते हैं, घटते जाते हैं, ठीक है। इनका जो आधार भाग है, ये वाला भाग क्या होता है, ये दिख रहा है, ये वाला भाग, आधार भाग जो होता है वो कैसा होता है बेटा, चौड़ा, और जो सिरा होता है ना वो नुकीला होता है, ठीक है। देखो यही चीज़ मैंने लिखवाई है, यही चीज़ मैंने लिखवाई है यहाँ पर, ये देखो, ये राइट साइड स्थित, ठीक है, टेनिडियल चैम्बर में स्थित होता है, यानी कि राइट साइड स्थित टेनिडियल चैम्बर में स्थित होता है। अब देखो टेनिडियम जो ये देख रहे हो ना, टेनिडियम की लंबी, ये ध्यान दो, टेनिडियम की लंबी एक्सिस को टेनिडियल एक्सिस कहते हैं। देखो टेनिडियम की लंबी एक्सिस को टेनिडियल एक्सिस कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा होता है ना, जो साहब बोलते हो मेंडल, ठीक है, नाम सुना है मेंडल का, अरे यार होता वो वाला मेंडल नहीं, दूसरा वाला मेंडल होता है ये। तो जो ये हमारा मेंडल होता है ऐसे लिखा जाता है MENDLE, अब मेंडल बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा मंडल होता है उसका जो बायां कक्ष होता है ना, यानी कि जो बायां भाग होता है वो बड़ा होता है, जिसको आप पिलुमोनरी चैम्बर बोलते हो, और जो दायां भाग होता है ना वो छोटा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ये टेनिडियम बोलते हैं। लेकिन इस चीज़ का वर्णन मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये राइट साइड स्थित, ठीक है, टेनिडियल चैम्बर में स्थित होता है, ठीक है। टेनिडियम की लंबी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, टेनिडियल एक्सिस कहते हैं, यानी कि टेनिडियम की लंबी एक्सिस को टेनिडियल एक्सिस कहते हैं। टेनिडियम की लंबी एक्सिस को टेनिडियल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो टेनिडियल एक्सिस पर एक पंक्ति में लेमेली जुड़े रहते हैं। अब जो ये लेमेला का आधार भाग चौड़ा होता है, सिरा नुकीला होता है, मध्य में स्थित लेमेला बड़े आकार के होते हैं, और दोनों ओर धीरे धीरे घटते जाते हैं। यही तो बोला है मैंने, यही मैंने परिभाषा लिखवाई है। और प्रत्येक लेमेला का जो दाहिनी यानी कि दाहिनी किनारा छोटा होता है, जिससे आप क्या बोलते हो, एफरेंट साइड कहते हो। ये वाली साइड देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिखी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। ये वाला भाग देखो, ये है एफरेंट साइड, दाहिना भाग। जब आप ऐसे खड़े होगे तो ये दाहिना भाग में होता, और यह है बायां भाग, ठीक है, यह है ई फ्रंट साइड। तो यहाँ से रक्त आता है और यहाँ से रक्त बाहर निकल जाता है, यानी कि ए फ्रंट साइड से रक्त अंदर प्रवेश करता है और ई फ्रंट साइड से रक्त जो है वो बाहर निकल जाता है। बात को समझो यार, बात को समझो, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इस पॉइंट पे। देखो जो दाहिनी भाग होता है ना, ये वाला,
प्रत्येक लैमेला का दाहिनी भाग छोटा होता है जिसको आप एफरेंट साइड कहते हो, तथा बायां किनारा जो होता है बड़ा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इफरेंट साइड कहते हो। तो मैंने ये लिखवाया, एफरेंट साइड से रक्त प्रवेश करता है और इफरेंट साइड से जो रक्त होता है वो बाहर निकलता है। एफरेंट साइड से रक्त प्रवेश करेगा और इफरेंट साइड से रक्त बाहर निकल जाएगा। तो दायां बायां, मेरा हाथ तो ये वाला दायां है और मेरा ये वाला हाथ बायां है। अपने अकॉर्डिंग देखो, आप मुझे देख रहे हो, इधर वाला हाथ आपका बायां होगा। तो जो दायां है ना हमारा, ध्यान देना, जो हमारा दायां होता है वो थोड़ा सा भाग बड़ा होता है, ठीक है, जिसको आप एफरेंट साइड कहते हो। और जो बायां भाग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, यानी कि प्रत्येक लैमेला का दाहिनी किनारा जो होता है वो छोटा होता है जिसको आप एफरेंट साइड कहते हो। और जो बायां भाग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जिसे आप इफरेंट साइड कहते हो। एफरेंट साइड से क्या होता है, रक्त प्रवेश करता है और इफरेंट साइड से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये अच्छे से कवर करो और स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से कवर कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का। चलिए आगे बढ़ाते हैं, बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब इसको ना देखो, जो ये लैमेला है ना, लैमेला ये तुम देख रहे हो ना, ये जो लैमेला आप देख रहे हो, इस लैमेला को हम गिल प्लेट्स भी कहते हैं। बहुत से मॉडल पेपर में, बहुत सी बुकों में गिल प्लेट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो यार कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है कि यार टेनिडियल एक्सिस होती है, ठीक है, इस टाइप की, ये ज़रा लाइन पे ध्यान देना, टेनिडियल एक्सिस होती है। इस पर क्या लगे होते हैं, इस पर एक पंक्ति में लैमेली यानी कि लैमेला लगे होते हैं। मध्य में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और दोनों ओर जाने पर इनका आकार क्या होता है, घटता जाता है। ये आधार पर कैसे होते हैं, जो इसका आधार होता है, इस आधार पर ये चौड़े होते हैं, और सिरे कैसे होते हैं, इसके नुकीले होते हैं। दाहिनी भाग छोटा होता है, ये वाला इधर वाला भाग दाहिनी भाग छोटा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, एफरेंट साइड कहते हो। और जो बायां भाग होता है वो कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इफरेंट साइड कहते हो। एफरेंट साइड से रक्त अंदर प्रवेश करता है, इफरेंट साइड से बाहर निकल जाता है। बताओ इससे इजी मैं आपको क्या बताऊं, और इससे इजी सिस्टम में आपको क्या बताऊं और आसानी से समझ जाओगे यार तुम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आप देखो जरा, दूसरा नंबर आ गया हमारा। पहला नंबर पूरा फाइनल हो गया, गिल प्लेट्स या फिर आप लैमेला बोल दो। दूसरा नंबर है पल्मोनेरी, यानी कि पल्मोनेरी चैम्बर, यानी कि पल्मोनेरी चैम्बर जो होता है ना, ये बाईं ओर का भाग बड़ा होता है जिसको आप, जहाँ पर पल्मोनेरी चैम्बर प्रेजेंट होता है। देखो यह एक बड़े थैलेनुमा संरचना है, यह एक बड़े थैलेनुमा संरचना है, यह एक बड़े थैले के समान संरचना है, ठीक है। ये मेंडल कैविटी के बाईं ओर पाया जाता है। मेंडल कैविटी का जो बायां भाग होता है बड़ा होता है, वहीं पर क्या होता है, पल्मोनेरी चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मेंडल के रूपांतरण से बनता है। ये जो होता है ना, मोटी और संवहनीय दीवारों का बना होता है, और ख़ास बात 2 कपाटों द्वारा खुल भी सकता है और ये बंद भी हो सकता है, ठीक है। 2 कपाट द्वारा ये खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। तो पल्मोनेरी चैम्बर बड़ा इजी, बड़ा सिंपल। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फास्टली स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अरे यार स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, तब जब तक स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो पहला पॉइंट, जो मेंडल कैविटी के ये बायां भाग होता है, बाईं ओर प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, मेंडल कैविटी के बाईं ओर तो होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है इसका कि ये मेंडल के रूपांतरण से बनता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, संवहनीय, यानी कि मोटी और संवहनीय दीवारों का बना होता है। कपाट होते हैं वो खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया न्यूकल लोब, न्यूकल लोब्स आ गया, न्यूकल लोब्स मिल गया हमें। अब ये जो न्यूकल लोब्स है ना, न्यूकल लोब्स, बेटा इसमें तुम्हें एक चीज़ बता दूं मैं, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, देख रहे हो, जो इसके ये पैर टाइप के होते हैं ना, जो उसके पैर होते हैं, ठीक है, जो उसके फुट होते हैं, फुट कहाँ पर दिखाई नहीं गए, जो इस घोंगा के फुट होते हैं ना, ये नीचे जाता हूँ मैं, नीचे दिखाओ एक डायग्राम तुम्हें मैं, ये वाला देखो, ये अभी नहीं, ये देखो, ये इसके फुट होते हैं, ये होते हैं इसके फुट मतलब पैर होते हैं। तो जो मैंने बोला ना, यानी कि न्यूकल लोब्स जो होती हैं, ये वाली न्यूकल लोब्स, ये इसमें देख लो आप, ये हैगा, एक न्यूकल लोब्स ये है, एक न्यूकल लोब्स ये है। तो ये 2 न्यूकल लोब्स होती हैं, एक राइट वाली होती है और एक लेफ्ट वाली होती है। एक राइट वाली होती है और एक कैसी होती है, लेफ्ट वाली होती है, ठीक है। ये न्यूकल लोब्स होती हैं। जब पाइला, ठीक है, अंदर से जल में मान लो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो ये ऊपरी सतह पर आता है, ऊपरी सतह से ये बाहर नहीं निकलता, समझ गए। जो जैसे एक चिमली टाइप का ना, ये यानी कि ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला भाग, इसी के पास से ये चिमली टाइप का एक पदार्थ, यानी कि जो इसका होता है सिस्टम, वो बाहर निकालता है और वहीं से क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है, जिसको बोलते हो आप साइफन,
क्या बोलते हैं उसको हम, साइफन। तो ये जो साइफन होता है ना वो बाहर निकालता है, ठीक है। साइफन जो होता है उसको ये बाहर निकालता है, वो चिमनी टाइप का होता है और वहीं से एयर क्या होती है, अंदर जाती है। चलिए आगे देखते हैं अभी इस चीज़ को। तो एक ये होता है, तो ये जो होता है ना वो पैर जो होते हैं इसके, पैरों के ऊपर और सिरों के सिरों पर, देखो ये पैरों के ऊपर जो उसके पैर हैं जो मैंने डायग्राम में दिखाए, और सिर के दोनों ओर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिर के दोनों ओर और पैरों के ऊपर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलिए मैं इसमें खाली लिखाऊंगा, दिखाऊंगा आपको बस। देखो सिर के दोनों ओर फुट के ऊपर दो उभार होते हैं, फुट यानी कि सिर के दोनों ओर फुट के ऊपर दो उभार होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, न्यूकल लोब्स कहते हो, ठीक है। अब लेफ्ट न्यूकल लोब्स राइट न्यूकल लोब से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और दोनों न्यूकल लोब्स जो होती हैं वो श्वसन के समय साइफन बनाती हैं। साइफन मतलब चिमनी टाइप की संरचना होती है इस टाइप की, जहाँ से एयर क्या हो सके, अंदर जा सके, ठीक है। तो न्यूकल लोब्स जो होती है ना वो सिर के दोनों ओर फुट के ऊपर क्या होती है, एक उभार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूकल लोब्स कहते हैं। और न्यूकल लोब्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, श्वसन के समय जो होती हैं ना वो साइफन बनाती हैं, ठीक है। चलिए अब आता है मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। अब मैकेनिज्म सिंपल सी बात है, क्योंकि दो प्रकार का श्वसन तंत्र है, एक जलीय है और एक कौन सा है, वायवीय है। या तो जल में होगा तो कैसे सांस लेगा, ठीक है, और दूसरा जब वो थल पर होगा यानी कि मिट्टी पर होगा या फिर सतह पर होगा तो कैसे सांस लेगा। तो दो प्रकार का श्वसन होता है, तो मैकेनिज्म भी दो प्रकार की होगी। पहला में श्वसन दो विधियों द्वारा होता है, पहला जो होता है एक्वाटिक, ठीक है, यानी कि जलीय श्वसन, और दूसरा जो होता है वायवीय श्वसन। पहला कौन सा होता है बेटा, जलीय श्वसन, जब वो जल के अंदर होता है, ठीक है। इस प्रकार का श्वसन उस समय होता है, हम पहला कौन सा पढ़ेंगे, एक्वाटिक रिस्पायरेशन यानी कि जलीय श्वसन। इस प्रकार का श्वसन उस समय होता है जब पायला जल के अंदर होता है। ध्यान देना, जब पायला कहाँ होता है बेटा, जल के अंदर होता है। देखो इस प्रकार का श्वसन उस समय होता है जब पायला जल में होता है, ठीक है। तो चलो मैं पहले डायग्राम से समझाऊँ आपको। यह है सबसे पहले जो जल होता है ना, ऑक्सीजन वाला जल जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला जो जल होता है वो लेफ्ट न्यूकल लोब से प्रवेश करता है, लेफ्ट न्यूकल लोब से प्रवेश करता है। अब लेफ्ट न्यूकल लोब से प्रवेश करा तो पहले जाता है ये ओस फ्रेडियम में, ओस फ्रेडियम में पहुंचता है। न्यूकल लोब से यानी कि न्यूकल लोब, लेफ्ट न्यूकल लोब से प्रवेश करा, कहाँ पहुँचेगा, ओस फ्रेडियम यानी कि ओस फ्रेडियम में पहुँचा। ओस फ्रेडियम जो होता है ना वो केमिकल टेस्टिंग करता है वाटर की, कि यार कोई ख़राब पदार्थ तो इसके अंदर नहीं है। अगर ख़राब पदार्थ हैं तो वापस भेज देता है, बोला जा भैया आपका पेट खराब हो जाएगा, इससे ग्रहण करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोग होते हैं, हम पहले पानी को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद पीते हैं। वैसे ये जो होता है ना ओस फ्रेडियम जो होता है ये केमिकल टेस्टिंग करता है। उसके बाद जो पानी होता है यानी कि जो वाटर होता है वो कहाँ पहुँचता है, ये एपिटेनिया में पहुँचता है, एपिटेनिया में इसमें पहुँचता है। एपिटेनिया का मतलब ये होता है, देखो पहले ओस फ्रेडियम में वाटर पहुँचा, वहाँ पे केमिकल टेस्टिंग हो गई। उसके बाद जो हमारा ये बड़ा वाला चैम्बर देख रहे हो ना, क्योंकि थैले के समान एक रचना होती है जिसको आप क्या बोलते हो, पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं हम। तो ये जो पल्मोनरी चैम्बर है, ठीक है, तो पहले जो है हमारा ध्यान देना, वाटर लेफ्ट न्यूकल लोब से प्रवेश करा, ओस फ्रेडियम में पहुंचा, ओस फ्रेडियम से वो कहाँ पहुंचता, पल्मोनरी सैक में पहुंचता। ये जो पल्मोनरी सैक है, अब इस पल्मोनरी सैक में पहुंचने के बाद, ठीक है, वो नेफ्रीडिया के ऊपर से होता हुआ पहुंचता है। मैंने देखो यही लिखा होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यही लिखा होगा कि देखो ये इस प्रकार का श्वसन उस समय होता है जब पायला जल में होता है। जल सर्वप्रथम ओस फ्रेडियम से गुजरता है जो जल की केमिकल टेस्टिंग करता है, ठीक है, ओस फ्रेडियम से गुजरता है जो जल की केमिकल टेस्टिंग करता है। फिर जल जो होता है वो पुल्मोनरी चैम्बर में प्रवेश करता, पुल्मोनरी चैम्बर में प्रवेश करता, ठीक है। फिर देखो एपिटीनिया, ये रही एपिटीनिया, ये बेटा एपिटीनिया, ये वाली जो देख रहे हो ना, ये वाली सतह ये कौन सी है, एपिटीनिया। फिर वो एपिटीनिया से होकर, ध्यान देना कैसे होकर बेटा, एपिटीनिया के ऊपर से होकर, एपिटीनिया के ऊपर से होकर गिल चैम्बर में प्रवेश करता है। ये गिल चैम्बर आ गया हमारा, ठीक है, एपिटीनिया के ऊपर से होकर गिल चैम्बर में प्रवेश करता। अब जैसे ही वो गिल चैम्बर में प्रवेश करता है, ठीक है, देखो गिल चैम्बर में प्रवेश करता तो जल और जो लैमेला होता है ना, ये जो तुम देख रहे हो ये वाली, ये जो लैमेला है, इस लैमेला के रक्त के बीच गैसीय विनिमय होता है। गैसीय मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद जल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेकर, और जो तुम्हारे पास राइट है ना, ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है राइट,
राइट न्यूकल लोब से क्या होता है, बाहर हो जाता है। इसमें राइट न्यूकल लोब दिखाई नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, राइट न्यूकल लोब से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले वाटर जो होता है वो राइट न्यूकल लोब से अंदर प्रवेश करता है। कहाँ पहुँचता है, ओस फ्रेडियम में पहुंचता है, जहां पर उसकी केमिकल टेस्टिंग होती है। उसके बाद कहां पहुंचेगा वो, इस वाले चैम्बर में पहुंचता है, पल्मोनेरी चैम्बर में पहुंचता है। फिर नेफ्रिडिया के ऊपर से होकर वो कहां पहुंचता है, गिल चैम्बर में पहुंचता है। और जो लैमेला होता है उसके रक्त के साथ मिलकर गैसों का आदान प्रदान करता है, और जल जो होता है CO2 को साथ लेकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ गए, ये चीज़ें इसमें नॉर्मल आती हैं, यानी कि जल यहाँ से प्रवेश करा होते हुए यहाँ को बाहर निकल गया। ठीक है, और यही मैंने लिखवाया भी है यहाँ पर कि जल यानी कि पल्मोनेरी चैम्बर में प्रवेश करता है, एपिटेनिया के ऊपर से होकर गिल चैम्बर में प्रवेश करता है, जहाँ जल तथा यानी कि गिल लैमेला के ब्लड के बीच गैस के विनिमय होता है, CO2 को लेकर बाहर निकल जाता है, यानी कि राइट न्यूक्लियर लोब से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अभी ये जो है ना, ये वाला जो श्वसन है, ये वाला जो है वो जलीय है यानी कि एक्वाटिक है, और एरियल जो है वो ये वाला है हमारा, ये वाला कौन सा है, एरियल है। ठीक है, देखो एरियल में क्या करा, एरियल का मतलब समझते हो आप, वायवीय श्वसन। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो घोंघा सतह पे आ जाता है। सतह पर क्या करता है, ये जो राइट न्यूकल लोब्स है ना, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सिफोन क्या होते हैं, इस फाइन भी बोलते हैं इसको। एक मिनट रुकते हैं अभी। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो होता है ना, पाइला बस था न्यूक्लियर लेफ्ट। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। तो जब पाइला जो सरफेस पे आ जाता है ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करता है बेटा, क्या करता है, ये जो लेफ्ट न्यूकल लोब होती है ना, ठीक है, इसको ये बाहर निकालता है, जिसको आप क्या बोलते हो, साइफोन बोलते हो, यानी कि साइफोन का निर्माण करते हैं, और वहीं से क्या होती है, ऑक्सीजन सीधे पल्मोनेरी चैम्बर में पहुंचती है, यानी कि पल्मोनेरी सैक में पहुंचती है, और उसी क्या करता है, ऑक्सीजन का ये ग्रहण करता है और यूज़ करता है। यानी कि एरियल रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो इजी है, किसके अपेक्षा, जलीय वाले की, यानी कि एक्वाटिक रिस्पायरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है, ये है हमारी, इसका नाम क्या होता है, साइफन। क्या नाम होता है बेटा इसका, साइफन। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, पानी में डूब रहे होते हैं तो बार बार सतह पर आने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन के लिए, या हमारे पास एक पाइप है तो हमने अंदर बैठे हैं और पाइप जो है हमने पानी के बाहर को निकाल दिया, बस वही वाला हिसाब है। घोंघा अंदर रहता है पानी की सतह पर, और ये क्या करता है, जो इसकी लेफ्ट न्यूकल लोब होती है ना, न्यूकल लोब होती है, उसको क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है, जिसको आप साइफोन कहते हो, और वहीं से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम ह्यूमन जैसी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आ गए हम एरिया यानी कि एरियल रिस्पायरेशन पे, यानी कि वायवीय श्वसन पे। ठीक है, तो इस श्वसन में क्या होगा, देखो इस प्रकार का श्वसन उस समय होता है जब पाइला जल के बाहर होता है या जल की सतह पर होता है। ठीक है, इस प्रकार का श्वसन तब होता है जब पाइला जो होता है वो जल के बाहर होता है या फिर कहाँ होता है, जल की सतह पर होता है। अब यदि वो जल की सतह पर है, ध्यान देना, अब यदि वो कहाँ पर है, यदि जल की सतह पर है, फोकस करो, कहाँ पर बेटे, जल की सतह पर है, ध्यान से देखो, जल की कहाँ पर है, ये सतह पर है। ठीक है, फोकस कर लिया कि कहाँ है पाइला, जल की सतह पर है। तो इस समय लेफ्ट, ठीक है, न्यूकल लंबा होकर चिमली जैसी, ठीक है, बाहर निकलकर यानी कि चिमली जैसी संरचना बनाता है, जिसे साइफन कहते हैं, और वही क्या करता है, वायु को चूसता है। यानी कि लेफ्ट न्यूकल जब पाइला सतह पर होता है तो लेफ्ट न्यूकल, ठीक है, लोब जो होती है वो एक चिमली जैसी लंबा होकर एक चिमली जैसी सतह बनाती है, जैसे साइफोन कहते हैं हम, और उसी से वायु क्या होती है, अंदर आती है। ठीक है, चलिए, तो वायु यानी कि सतह से बाहर निकलकर वायु को चूसता है। ओके, अब देखो आपका पूछा, ये मैंने क्या बोला कि कहाँ पूछा हमारा, ये पल्मोनेरी चैम्बर में, पल्मोनेरी चैम्बर में फैलकर बहुत चौड़ा हो जाता है, यानी कि पल्मोनरी चैम्बर। अब जब अंदर वायु चली गई, जैसा हमारे फेफड़ों में जब वायु जाती है तो हमारे फेफड़े क्या होता है, फूल जाते हैं, वैसे ही पल्मोनरी चैम्बर जो होता है ना, वो भी क्या होता है, फूलकर बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तथा जो ये हमारी ब्रेंकियल है, यानी कि ब्रेंकियल चैम्बर है, वो पूर्णतः अलग हो जाता है, ब्रेंकियल चैम्बर जो है पूर्णतः अलग हो जाता है। और पल्मोनरी चैम्बर सैक के सिकुड़ने तथा फैलने की गति, ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में सहायक होती है, अंदर आने और बाहर, यानी कि जो पल्मोनरी सैक होता है ना, उसके सिकुड़ने और फैलने की गति जो होती है वो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के लिए सहायक होती है। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, जैसा हमारे फुफ्फुस होते हैं। अरे पल्मोनरी सैक को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस तो कहते हैं, फुफ्फुस मतलब फेफड़े जो होते हैं, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, वायु गई,
फैल गया, बाहर निकालोगे सुखड़ जाएगा, बस वही वाला काम यहाँ होता है। ठीक है, बस अंदर इतना होता है कि साइफन बनते हैं, साइफन जो होता है वायु को बाहर से चूसता है, पल्मोनरी चैम्बर में पहुँचती है, फैल जाता है वो, उसके बाद उसी की गति सुगड़ने और फैलने से जो होता है वो इंस्पायरेशन एंड रेस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ से एयर आई, ठीक है, यहाँ से एयर आई, देखो अंदर दिखाएगा एयर आई, और उसके बाद जो है तुम्हारे ये फुफ्फस वगैरह जो है फैल गए, और वहाँ से फिर जो है एयर जैसे आई वैसे की वैसे बाहर भी जा रही है, आ भी रही है और जा भी रही है इसी माध्यम से। चलो देखो जरा वो डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम पक्के बना के आने हैं आपको पेपर में, अगर डायग्राम छोड़काओगे नंबर कट जाएंगे। जो तुम ये डायग्राम देख रहे हो ना, ये बड़े सिंपल वाले डायग्राम मैंने लिए हैं जिनको आप बड़ी आसानी से बना दोगे। आप ये भी डायग्राम बना के आना है आपको, और ये भी क्या है, डायग्राम बना के आना है आपको, ये वाला डायग्राम भी आपको बना के आना है, दोनों डायग्राम आपको बना के आना है, कोई भी डायग्राम छोड़ के नहीं आना, ये ध्यान देना है। चलिए अब जो साइफन का निर्माण है ना वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो साइफन का निर्माण होता है ये है तुम्हारे पास, तो मैंने क्या बोला कि बेटा ये है, देखो ये सेल हो गई हमारी, ये ओपनिंग ऑफ साइफन हो गया, किस तरह से साइफन खुलता है, वाटर सरफेस हो गया जो इसके आसपास में, ये सब वाटर सरफेस है। फिर साइफन फॉर्म्ड बाय लेफ्ट न्यूकल लोब्स, ठीक है, और ये हमारे क्या गए, फुट आ गए। तो डायग्राम ये अगर चाहो बना के आओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये जो है ना, ये साइफन दिखाया गया कैसे बनता है। ठीक है, ओके ओके, पर एक पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, ये मैंने नोट्स में लिखा है, ये भी आपको बड़ा ज़रूरी है। देखो जब पायला स्थल पर होता है, यानी कि जब पायला थल पर होता है तो पल्मोनरी साइफन नहीं बनती, यानी कि पल्मोनरी साइफन नहीं बनती है, तथा वायु सीधे फैले हुए, ठीक है, न्यूकल लोब से होकर पल्मोनरी सैक में आ जाती है। यानी कि सतह पर होता है तो साइफन बनती है, लेकिन अगर थल पर है तो साइफन नहीं बनती है, सीधे वायु आएगी पल्मोनरी, यानी कि पल्मोनरी सैक में, पल्मोनरी सैक में आने सीधे आ जाती है। अब आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब श्वासन मिल जाएगा उसको। तो जब कोई भी पायला हो वो थल पर होता है, ठीक है, तो पल्मोनरी साइफन की आवश्यकता नहीं होती, ये कभी नहीं बनती है, वायु सीधे पल्मोनरी सैक में जाती है और उसमें जो है वहीं से वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको करवा दिया, एक छोटा सा नहीं है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को तो हमें बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यार ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए डायग्राम अच्छे से बना के आना, डायग्राम कोई मत छोड़ के आना। ठीक है, बिना डायग्राम के बिना नाम लिखे करके मत आना, क्योंकि नंबर कटते हैं। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा। देखो थ्योरी आप बना बना के लिख दोगे, एक बार अगर आपने डायग्राम बना लिया ना कि हाँ इसका डायग्राम ये होगा, इसका डायग्राम ऐसा होगा, इसका डायग्राम ऐसा होगा, तो सिंपल सी बात है, बड़ी आसानी से क्या कर लोगे आप, थ्योरी लिख दोगे। जैसे ये वाला डायग्राम है हमारा, ये इसका नाम देखो, इसके नीचे नाम पायला के श्वासन अंग, ठीक है, ये है पायला के श्वासन अंग। ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई मोनोपेक्टिनेट टेनिडियम क्रोम, ठीक है, और बाकी अब यहाँ पे जो है फ्लो हो रहा है हमारा, इस तरह के नाम लिख के आओ बढ़िया करके, जमा के इसको पढ़ो। ऐसे ही ये डायग्राम बनाओ दिल जैसा, ये हेड हो गया हमारा, ये लेफ्ट वाली न्यूकल लोब्स हो गई, ये राइट वाली न्यूकल लोब्स हो गई, ये पल्मोनरी सैक हो गया, ये ऑफरेडियम हो गया, ये तुम्हारे पास क्या, ये वाली सिरा, ये यानी कि एपिटेनिया हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारे पास गिल चैम्बर हो गया, वाटर बाहर जा रहा है, इनलेट वाटर। तो ये सब डायग्राम बड़े इजी वाले मैंने लिए हैं जिसको आप बड़ी आसानी से बना लोगे, इसीलिए ये टॉपिक मैंने एक PDF फाइल थ्रू पढ़ाया, वरना मैं बोर्ड पे पढ़ाता आपको। तो पहला आप इतना तैयार कर लो, इस टॉपिक को मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।